ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। भूपेश आनंद मैं बेटे आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। एंड दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू because again I will be telling you today in regard to what is the meaning of relevant cost, what is the meaning of irrelevant cost, what is the meaning of opportunity cost, what is the meaning of sunk cost, what is the meaning of cash cost. और बेटे उसके साथ the examples which I am giving that is more important. So you have to put your 100% today. आज का ये जो लेक्चर है अगेन थोड़ा सा मैंने F2 से पेस्ट किया है, नॉलेज लेवल है बेटे। F5 इज नथिंग बट F2 का एक्सटेंशन है, आपको पता ही है। पहला चैप्टर अगर आप F5 का देखें, इट इज अ रिवीजन टू F2 टॉपिक्स। सो सिमिलरली whenever you are doing relevant costing, बिकॉज अभी तक मैंने डिसीजंस का नहीं बताया, वो लेक्चर 1 में बताया था कि डिसीजंस लेते समय आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे अडॉप्ट करना है। बट वो डिसीजंस लेनी कैसे है, उसके लिए आपको मैं अभी क्या कर रहा हूं, अस्त्र और शस्त्र दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू द टूल्स, आई एम गिविंग यू द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, आई एम गिविंग यू द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट रेवेन्यू। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट रेवेन्यू नहीं देगा, आपको एक सिचुएशन बता देंगे। अभी जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको कैपलॉन से, कैप बीबीबी से, आपको अब ये ढूंढना है दैट वेदर इन दैट सिचुएशन दैट कॉस्ट इज रेलेवेंट और नॉट, दैट रेवेन्यू इज रेलेवेंट और नॉट, वो आपको ढूंढना है। तो आप रजिस्टर पहले तो ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, रेलेवेंट कॉस्टिंग, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैं इस समय आज आपके सामने अपनी पूरी होश में 100% होकर आपके सामने खड़ा हूं, और मैंने ये AC भी ऑन कर दिया। और आज आपके लिए मैं भूपेश आनंद, देखिए जी कमर सीधी करके, देखिए मैं तो खड़े होकर पढ़ाता हूँ बेटे, और आप देख रहे हैं मेरे एनर्जी लेवल, क्योंकि मेरी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो होती है। ऐसे ही जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लो होती है जब एनर्जी, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेट कर पढ़ना, बेड में बैठ के पढ़ना, बेटे सब बेकार की बातें, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अगेन यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस, इतना मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, इन्हीं बातों के साथ मैंने ये आज के एक छोटी सी बात लिखी है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर। आइए जी, आइए दोस्त, टुडे लेक्चर नेम इज लेक्चर नंबर 3। आज भी मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, मत रोकना यारों मुझको, बह जाने देना बातों में। मैं आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो लाइफ में आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो मैंने लिखा, आप भी लिखेंगे। फ्रेंड्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू, दोनों बातें सीखेंगे बेटे। रेलेवेंट कॉस्ट भी सीखेंगे और रेलेवेंट रेवेन्यू भी सीखेंगे, बिकॉज आपको रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू दोनों से डिसीजन लेनी है। So I want to understand with the concept of relevant cost and relevant revenue, following basic concepts are important. I think मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया था that there are 16 concepts, 16 concepts है जी वहाँ, और उन 16 concepts में in that 16 concepts these are the concepts which are important. So 16 concepts आपको करने हैं। कुछ कंसेप्ट मैंने लेक्चर 2 में बता दिए, कुछ कंसेप्ट मैं आपको लेक्चर 3 में बताऊंगा, और कुछ कंसेप्ट मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में बताऊंगा। लेक्चर 2 में आई हैव गिवन यू द सम बेसिक लॉजिक्स। आज हम कुछ और आगे जाएंगे। तो देखिए जी, आपको मैंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, कॉस्ट एलोकेशन बता दिया, कॉस्ट बिहेवियर बता दिया, कॉस्ट ड्राइवर्स बता दिए। आई थिंक these concepts I have already covered in lecture number 2. Today is lecture number 3. तो आज के लेक्चर में मुझे अकाउंटिंग कॉस्ट बताना है, इकोनॉमिक कॉस्ट बताना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बताना है, डिफरेंशियल कॉस्ट बताना है, अवॉइडेबल कॉस्ट बताना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना है। बेटे अलग अलग तरह की कॉस्ट को बताना है। आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। बिकॉज लेक्चर 5 ऑनवर्ड जब मैं डिसीजन स्टार्ट करूंगा, मेक वर्सेस बाई की बात करूंगा, स्पेशल ऑर्डर्स की बात करूंगा, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूंगा, फर्दर प्रोसेसिंग की बात करूंगा, शटडाउन कंटिन्यू की बात करूंगा, तो आपको उस समय रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि आपने मेरे लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को ध्यान से किया होगा, और आप उसका अंडरलाइन करके नोट भी कर रहे होंगे, मुझे मालूम है, आई नो दैट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए बेटे। इसीलिए तो देखिए मैंने बीबीबी आपके लिए निकाली है यार, है ना, शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिखे उन्होंने, but these can be long term decisions. So when I say short term decisions in BBB, the point is what are the relevant cost, what are the relevant revenue. Similarly if I see Kaplan, अगर मैं Kaplan को देखूं
तो कैपलॉन भी कहती है जी शॉर्ट टर्म डिसीजंस है, आपको शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेनी है, ये बातें देखेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कॉस्ट एंड व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट रेवेन्यू, व्हाट इज फ्यूचर कॉस्ट, व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा दोस्त। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए जी लॉजिकली हम एक बात को समझ लें, आगे चलें। बेटे वो लेक्चर छोटा सा मैं पेस्ट कर रहा हूं, आपको समझ आएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपको नोट करना है। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 4 में। 20 कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूं। आई हैव कवर्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, I have covered cost tracing, I have covered cost allocation, I have covered cost behavior, and I have covered cost driver. As a management accountant, whenever I want to decide, whenever I want to take a decision between alternatives, between two choices, or more than two choices, or more than two options, it is important that I should be aware of which type of cost it is. Whether it is avoidable cost, whether it is relevant cost, whether it is irrelevant cost, whether it is direct cost, whether it is indirect cost, whether it is accounting cost, whether it is economic cost, आपको ये सारी कॉस्ट का मतलब और रेलेवेंसी पता होनी चाहिए। बिकॉज डिसीजन मेकर के लिए डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट आपको मालूम होगा ना, तभी आप डिसीजंस प्रॉपरली ले पाओगे। बिकॉज वी ऑलवेज टेक रेलेवेंट कॉस्ट वाइल टेकिंग डिसीजंस, वी डू नॉट टेक इन टू अकाउंट इररेलेवेंट कॉस्ट। बेटे इररेलेवेंट कॉस्ट को आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में, कॉस्ट शीट में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिकॉज जो इररेलेवेंट कॉस्ट है बेटे उसको, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर ने जो डिसाइड करना है वो उस बात पे डिसाइड करना है कि अगर वो प्रपोजल लेगा तो उसके लिए जो कॉस्ट होगी दैट इज रेलेवेंट। जैसे आपके लिए CMA USA पार्ट 2 एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन फीस, अभी आपने अज्यूम करते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अज्यूम कर रहे हैं एग्जामिनेशन फीस पे नहीं की। सो द पॉइंट इज फॉर यू एग्जामिनेशन फीस इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। आपने ऑलरेडी दे दी, पोस्टपोनमेंट का डेट भी निकल गया, अब ये कॉस्ट आपके डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट है, इट विल नॉट बी रिफंडेड, इट विल बी वेस्टेड नाउ, यू हैव ऑलरेडी पेड इट। सो आई विल हैव टू फाइंड आउट, मुझे देखना पड़ेगा एज अ डिसीजन मेकर कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है। उसके लिए आई शुड बी अवेयर ऑफ द मीनिंग। तो बेटा मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही के लिए आज 6 पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूँ। I will be discussing today what I mean by accounting cost. I will be discussing today what I mean by economic cost. ये आप लिख चुके हैं, एटलीस्ट 20 की लिस्ट बना चुके हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। वैसे मैंने लिख 4 दिए हैं, ये 2 ही। अकाउंटिंग कॉस्ट के साथ साथ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ साथ हम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट भी लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो मैंने ये लिख दिए, एक्चुअली में इन सब का मीनिंग एक ही है, अभी देखेंगे। फिर हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट, देन आई विल बी डिस्कसिंग विद इंक्रीमेंटल कॉस्ट। बेटे आज ही होगा, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे गुलाब जामुन है, खाते जाइए। अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट। दिख रहे हैं आपको, ज्यादा है नहीं। इसका मतलब मैं आज रोमन 6 कॉस्ट कंसेप्ट से रोमन 15 तक कवर करने वाला हूं। भूपेश आनंद सबसे पहली कॉस्ट को शुरू भी कर चुका, 6th। बेटे 5 तो हमने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 14 में, आज लेक्चर 15 है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? मैंने कहा वो कॉस्ट जो अकाउंटेंट की होती है, मैंने इसको पहले भी कहीं बताया हुआ है। द कॉस्ट ड्यू टू विच, जो पास्ट में इनकर हो चुकी है, जिसमें पैसे बाहर जा चुके हैं, आउटफ्लो हो चुका है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे सैलरी पे कर दी एम्प्लॉयज की, वेजेस पे कर दी, रेंट पे कर दिया। इसका मतलब जो भूतकाल में ऑलरेडी हो गई है या जिस कॉस्ट में पैसे आउटफ्लो होंगे, that is named as accounting cost.
मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा लॉजिकली क्लियर हो। आई थिंक आई हैव डिस्कस व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉफिट। व्हेन आई से अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो अकाउंटेंट की नज़र से जो अकाउंटिंग कॉस्ट है और जो अकाउंटिंग रेवेन्यू है, जिसमें एक्चुअली में पैसे गए हैं और जो एक्चुअली में पैसे आए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं कि अगर ये ऑप्शन की जगह मैं दूसरा करता तो ये पैसे और आ जाते, या मैं सीएम में यूएस से नहीं करता तो आई वुड हैव डन अ जॉब, आई वुड हैव अर्नड अ सैलरी, सो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। नो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटेंट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हकीकत में, रियलिटी में आप इनकर करते हैं। बेटे, as a management accountant, you should be aware that which types of costs are accountant costs, which are being recorded in books of accounts, which are actually involved outflow, which are to be taken into account in decision making. तो आप पहले लिखें accounting cost only include explicit cost. बेटे, accounting cost को हम explicit बोल रहे हैं, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुई उसको बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसका नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्चुअल कैश आउटफ्लोज फ्रॉम बिजनेस, सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अकाउंटिंग रेवेन्यूज माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट, जो आए और जो गए, या जो आएंगे या जाएंगे, सच में आएंगे या सच में जाएंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा हम कहेंगे दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। हियर वी आर डिस्कसिंग विद द कॉस्ट कंसेप्ट, तो मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की बातें कर रहा हूं। पेमेंट ऑफ सैलरीज, डेप्रिसिएशन, ऑल आर अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है जी, मैं आ गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या मैं आ गया इकोनॉमिक कॉस्ट। बेटे, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। सपोज करते हैं आप मिस्टर रामलाल हैं और मिस्टर रामलाल के पास एक कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है, और मिस्टर रामलाल उस स्पेस में अपनी ही एक शोरूम को बना रहे हैं या फैक्ट्री को लॉन्च कर रहे हैं। अगर उतनी जगह रामलाल किराए में लेते तो एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स शुड हैव बीन पेड एज रेंट बाय रामलाल, बट क्योंकि ये जगह उनकी अपनी थी, ये लोकेशन उनकी अपनी थी, ये स्पेस रामलाल का ही था, तो वो एक्स डॉलर ऑफ रेंट इज नॉट, दे आर नॉट लायबल टू पे दैट बिकॉज ही इज द ओनर। बट रामलाल एक दिन सोच रहा है कि अगर मैं ये काम ना करता तो मेरे को यहां से $1,00,000 का रेंट आ जाता, जो अभी नहीं आ रहा। इसका मतलब नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी से क्या हो सकता था, जो मैंने फॉरगॉन कर दिया, दैट इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो एक्चुअली में इनकर नहीं होती, बट आप मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे सोचते हो कि अगर ये ना होता तो बेस्ट क्या होता। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में हम दोनों कॉस्ट लेते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले आप लिख लें, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। मैंने दो मटके बना दिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब मैं आ गया नीचे, इम्प्लिसिट के नीचे मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसका नाम है। बड़े सारे नाम है, जैसे आपके घर के नाम है चिंटू, बबलू, बंटू, रामू, छोटू, नेपाली, डिफरेंट नेम्स कैन बी देयर। सिमिलरली आई विल से इम्प्लिसिट कॉस्ट कह दें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दें, फॉरगॉन कॉस्ट कह दें, इम्प्यूटेड कॉस्ट कह दें, एक ही बात है। तो आप लिख लीजिए, इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट दैट कुड हैव बीन गेन्ड, जो बेनिफिट आपको हो सकता था नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी में, जो नहीं हुआ, फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ सेम रिसोर्स, उसी रिसोर्स से। जैसे रेंट में का एग्जांपल दिया, सैलरी का एग्जांपल दे सकते हैं, फॉरगॉन सैलरी, फॉरगॉन रेंट एटसेट्रा, दैट इज नेम्ड एज इम्प्यूटेड। इसका मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्चुअली में पैसों का आउटफ्लो नहीं कर रही,
ये आप सोच रहे हो कि जो आ सकते थे वो नहीं आ रहे। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में हम दो चीजें लेते हैं बेटे, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं आ गया जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक बच्चा कह रहा है जी स्पीड आपकी तेज है। बेटे सिंपल सिंपल से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप कमर सीधी करके बैठे नहीं, विद्या कैसे आएगी? बार बार आप उठ रहे हो, बार बार लेट रहे हो, नोट कुछ कर नहीं रहे, स्पीड आपकी तेज है, थप्पड़ मारूं खींच के। डिफरेंशियल कॉस्ट लिख लो। सीएमए यूएसए करें तो इतनी कॉस्ट आएगी, सीपीए यूएसए करें तो इतनी कॉस्ट आएगी। सपोजिंगली आपने अभी कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, so this will be the cost for CMA USA and this is the cost for CP USA. I'm not considering time as a key factor. आपके पास टाइम अवेलेबल है तो टाइम को छोड़ देते हैं, खाली देखते हैं रोकड़ा कितना लगेगा इसमें और इसमें। तो बेटे आप उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CMA USA में मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट इट बी $1 lakh, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, एंड फॉर CPA USA $250,000 is the cost. So I will say if I do CPA USA as compared to CMA USA, I will be incurring additional $150,000 of cost. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इसका मतलब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप जब डिसीजंस लोगे तो आपको दो प्रपोजल्स दिए जाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रपोजल 1 में जो कॉस्ट आप लगाएंगे, जो इनकर करेंगे, लेट इट बी $X। प्रपोजल वाई में, ऑप्शन वाई में, ऑल्टरनेटिव वाई में, लेट दिस बी कॉस्ट, लेट इट बी $Y। It means $X is the cost for proposal 1 and $Y is the cost for proposal 2. Now the difference between X and $Y, $X और $Y जो कॉस्ट है फॉर प्रपोजल 1 एंड फॉर 2, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। पहले आप लिख लो और एक्सप्लेन करूंगा। Those types of cost that differ between two alternatives. Those types of cost that differ between two alternatives. Those types of cost that differ between two alternatives. जैसे मैं कहता हूं make versus buy, एक डिसीजन है। मतलब मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि एक्साइड बैटरीज जो हम बाय कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, उसको इनसोर्स करते हैं तो कुछ खर्चा होगा, और अगर बाय कर रहे हैं तो परचेस कॉस्ट लगेगी। तो परचेस कॉस्ट वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। आप देखिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात वैसे एक्सप्लेन की है डिफरेंशियल कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा जी इट मीन्स डिसीजन लेने में जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है, it means there are 3 options and I want to take first option because the cost is this much. Now in case I take second option then the difference in the cost will be differential cost. ठीक है जी, मैंने बड़ी प्यारा सा एक एग्जांपल लिया है कि डिसीजन 1 में एक छोटी सी पोटली की कॉस्ट है। बेटे मेहनत की है, एक्सप्लेन करके आप देखिए मेरी कितनी ट्रू इंटेंशन है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, ये कर ला ये कर ला ना। बेटे डिसीजन 1 में लेट दिस पोटली बी अ कॉस्ट एंड डिसीजन 2 में लेट दिस पोटली बी अ कॉस्ट। सो द डिफरेंस इन दिस पोटली एंड दिस पोटली दैट इज नेम्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं एक पुरानी मशीन थी अपोलो टायर्स के पास, अपोलो टायर उससे टायर बनाती थी, अब वो मशीन खराब हो गई, अब वो बदलनी है, उन्होंने उसको कबाड़ी वाले को बेच दिया। अब इनके पास ऑप्शन है कि एक जर्मनी से मशीन आ सकती है, दूसरी फ्रांस से आ सकती है। जर्मनी से आएगी तो उसकी कॉस्ट है परचेस कॉस्ट $1 लाख, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है $30,000। जर्मनी की मशीन में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, $10,000 की कॉस्ट लगेगी। बट द मशीन विच दे परचेज फ्रॉम फ्रांस, they will have to incur $2 lakh as purchase cost, 50,000 as setup cost और installation cost, training cost incur नहीं होगी। तो पहले जर्मनी की मशीनरी को देखें तो आपकी कॉस्ट लग रही है $1,40,000, फ्रांस में देखें तो $2,50,000, डिफरेंस देखें तो $1,10,000। बेटे यही तो बताने जा रहा हूं, $1,10,000 इज डिफरेंशियल कॉस्ट। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट you should be aware
that what is the meaning of differential cost, because differential cost is relevant for decision making. आपको ये करना है या ये करना है, दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बेटे डिफरेंशियल कॉस्ट. मैं आ गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट. बेटे इंक्रीमेंटल कॉस्ट में आ गया जी. बड़ी सिंपल सी है इंक्रीमेंटल. आपने एक ऑलरेडी आपके पास मोबाइल फोन है, काफ़ी टाइम हो गया आप चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर फीचर्स और ऐड करा दें, उसकी रैम अगर हल्की सी चेंज करा दें उस लैपटॉप की, अज़ीम कर रहा हूँ आपके पास लैपटॉप है, अब उसकी लैपटॉप की 8 GB की रैम है, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, काम चल रहा है, बट इफ़ यू इंक्रीज इट्स रैम और थोड़ा सा अपग्रेडेशन करा दें तो आपके X अमाउंट ऑफ डॉलर्स एक्सपेंस होंगे. नहीं भी कराएं तो नहीं होंगे, काम तो चल ही रहा है. मैंने कहा अगर उस एग्जिस्टिंग मशीनरी में, एग्जिस्टिंग मोबाइल में, एग्जिस्टिंग लैपटॉप में मैं कुछ अपग्रेडेशन कराता हूं और उसकी वजह से जो खर्चा होता है जो प्रेजेंट में नहीं था, प्रेजेंट कॉस्ट ऐसे चल रही थी, बट आई कैन ऐड ऑन, दैट इज नेम्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट. जैसे नाम क्या कह रहा है, एनी कॉस्ट, एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट. तो आप लिखिए जी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दोज टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर incurred additionally as a result of activity. आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं वैसे. ऐसी कॉस्ट विच आर incurred additionally, जो एडिशन में करनी पड़ेंगी. Those types of costs that are incurred additionally as a result of an activity. As a result of an activity. मैंने बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए. मैंने कहा जी एक एग्जिस्टिंग मशीनरी है जो प्रॉपरली चल रही है, 1 लाख यूनिट्स हम बना भी रहे हैं, बट वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से चल रही है. अगर हम उसमें नई टेक्नोलॉजी लगाना चाहें तो हमारे को थोड़ा सा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए $50,000 का एक्सपेंस है. तो मैं कहूँगा 50,000 का नाम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. मैंने लिखा भी है बिकॉज इट इज इन एडिशन टू प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी. इंक्रीमेंटल कॉस्ट $50,000 इज एडिशनल कॉस्ट इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कॉस्ट. इसको हम डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे बेटे. डिफरेंशियल तो दो प्रपोजल्स के बीच के जो डिफरेंस है उसको लेते हैं ना. ये डिफरेंशियल नहीं है, इंक्रीज है, इंक्रीमेंटल है. ज्यादा कितने पैसे लगेंगे अगर हम ये काम करें, नहीं भी करें तो पहले चल ही रहा है. ठीक है जी. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बाद हम आ गए बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जी, अवॉइडेबल कॉस्ट. बस यहां से लॉजिक शुरू हो जाता है और ज्यादा. क्या नाम लिखा हुआ है, अवॉइडेबल. मतलब ऐसी कॉस्ट जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो आपकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जो कॉस्ट जरूरी नहीं है. इट मीन्स डिसीजन मेकर को इन कॉस्ट को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज फॉर अ डिसीजन मेकर अवॉइडेबल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट. While taking decisions should consider avoidable cost. पहले समझ लेते हैं बेटे अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, अनअवॉइडेबल क्या होती है. मैं पहले नॉर्मल मीनिंग से समझाऊंगा. आप क्या बताइए, आप मैरिज में जाते हैं कहीं पे, अपने रिलेशन में किसी की मैरिज में गए. अब मैरिज में जब जाते हैं तो लड़के वाले आए नहीं है, आप लड़की वालों की तरफ से गए तो स्नैक्स बन रहे हैं और फिर रोटी भी है, मेन मीनू भी है. सपोज करते हैं कि आप लेट गए, स्नैक्स पार्लर की तरफ गए नहीं, आपने कहा ऑलरेडी लेट हो गए, सीधा मेन मीनू की तरफ गए. पराठे, बटर नान, ये पराठा, ये पनीर. इसका मतलब आप दाल, सब्जी, रोटी, चावल, चटनी, पापड़, अचार सब डाल रहे हैं. मेन मीनू है. आपको लगता है कभी आप किसी मैरिज में गए और खाली स्नैक्स खा के आ गए हो? बेटा ऐसा कभी हुआ ही नहीं. इसका मतलब स्नैक्स कैन बी अवॉइडेड.
बट आप किसी मैरिज में गए और आपने रोटी मेन मीनू ना खाया हो, बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप मेन मीनू ना खाओ। कुछ नहीं खाओगे, आइसक्रीम नहीं खाओगे, स्वीडिश नहीं खाओगे, स्नैक्स नहीं खाओगे, खाना जरूर खा के आओगे। इट मीन्स खाना खाना, मेन मीनू, रोटी दाल खाना, दैट इज अनअवॉइडेबल। आप डिसीजन लें या ना लें, फिर भी वो कॉस्ट इनकर होगी। इट इज अनअवॉइडेबल। It means for a decision maker that is not important to be taken into account, that is irrelevant। बड़ी प्यारी सी बात बोल गया। बट ऐसी कॉस्ट जो आपकी डिसीजन पे डिपेंड करती है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करती है, मैं हाँ बोलूं मेरी मर्जी, मैं ना बोलूं मेरी मर्जी, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन विल, दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसा और एग्जांपल लेके बताता हूं। बेटे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सपोज करते हैं एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी का दौर चल पड़ा, तो स्मार्ट टीवी बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए मुझे लेना था, अज्यूम कर रहे हैं रामलाल को लेना था, और रामलाल के घर में किसी की तबीयत भी खराब है, ऐसा भी अज्यूम कर रहे हैं। तो रामलाल के पास दो अभी पॉइंट्स हैं जो जिसपे उसको डिसीजन लेनी है। तो एलईडी स्मार्ट टीवी लेना इज अ अवॉइडेबल कॉस्ट, इज अ ऑप्शनल कॉस्ट, बिकॉज उसको डिले किया जा सकता है। बट अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना या उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट को दिलवाना, दैट इज अनअवॉइडेड। नॉर्मल मीनिंग से समझ आया? अब इसको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। पहले आप लिख लीजिए अवॉइडेबल कॉस्ट, an existing cost that can be avoided, जो अवॉइड की जा सकती है। इफ अ पर्टिकुलर ऑप्शन और अ प्रपोजल इज सिलेक्टेड, अगर आप एक ऑप्शन या प्रपोजल को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी कॉस्ट का नाम है अवॉइडेबल कॉस्ट। तो एक डिसीजन मेकर जब डिसाइड करता है कि भाई ये प्रपोजल लूँ या ये प्रपोजल लूँ, तो अगर वो प्रपोजल 1 लेता है तो ऑल द कॉस्ट विच आर अवॉइडेबल शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज देन ओनली दैट मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड गिव द रिकमेंडेशन। ठीक है जी, मैं पहले चाहता हूं कि आप अनअवॉइडेबल भी लिखें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और। एन एक्सपेंडिचर दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। खाना खाना अवॉइड नहीं होता, स्नैक्स अवॉइड हो सकते हैं, स्वीडिश अवॉइड हो सकती है। आप रेगुलर के अपने घर में स्नैक्स खाते हो? नहीं खाते बेटे, कभी कभी बनते हैं। क्या हर रोज आपकी मम्मी आपके घर में पेस्ट्रीज आपको देती है स्वीडिश? नहीं बेटे। बट आप हर रोज खाना खाते हो, दाल खाते हो, चपाती खाते हो, सब्जी खाते हो। तो मैं कहूंगा दाल सब्जी चपाती खाना इज अनअवॉइडेबल, स्नैक्स एंड स्वीडिश इज अवॉइडेबल। सो अवॉइडेबल को ध्यान रखना डिसीजन मेकर को। अनअवॉइडेबल तो बेटे होगी, आप डिसीजन लो या ना लो, होगी। तो लिखिए एन एक्सपेंडिचर दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड रिगार्डलेस ऑफ विच ऑप्शन इज टेकन। ठीक है जी, मैंने बड़ी प्यारी सी बातें लिखी हैं आपको समझाने के लिए। आप देखिए मैंने कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दैट व्हाट आई मीन बाय अवॉइडेबल, बिकॉज इट इज रेलेवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब मैंने लिखा विच कैन बी अवॉइडेड, जो जरूरी नहीं है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। दिस इज माई स्टोरी, हिंदी में जान के लिखा कि आपको समझ आए। विच आर ऑप्शनल, विच आर स्किपेबल, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब आप मुझे एक चीज बताइए, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमको यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स। दोज कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसमें जो कॉस्ट होगी वो होगी। बट उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाएं या ना लगाएं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैन बी अ स्किपेबल कॉस्ट, it can be a avoidable cost. But manufacturing steps, the steps which we have to follow for manufacturing that product and the cost which we have to incur for that product can be avoided, cannot be avoided. That's why it is named as unavoidable cost. ठीक है जी, तो मैंने स्नैक्स का एग्जाम्पल लिखा आपके लिए समझाने के लिए। अब आप यहां पे देख लीजिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट which are to be incurred in any case, manufacturing steps of
to be followed in a factory, and for that we have to incur the manufacturing cost. So that is unavoidable. So that is not to be considered while taking decision making. मैंने एग्जाम्पल दिया टीवी फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर a family member. So just to explain you, just to give you a flavor that what I mean by avoidable cost and what I mean by unavoidable cost, and then I have written avoidable costs are relevant, unavoidable are irrelevant. मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ. आप बड़ी प्यारी सी चीज मैंने लिखी है आपके लिए. आप पहले अपने यहां पर अज्यूम करते हैं खुद मैन्युफैक्चर काम करते थे, बैटरीज खुद मैन्युफैक्चर करते थे. अब आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आप आउटसोर्स करते हैं, बिना बात का झमेला लेना नहीं चाहते, तो आपके पास दो चॉइस हो गई, इन सोर्स और आउटसोर्स. अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो परचेस कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, तो दैट इज रेलेवेंट. बट अगर आप इन सोर्स करते हैं तो आपको फैक्ट्री रेंट, वेरिएबल कॉस्ट, कुछ फिक्स कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती फॉर दैट प्रोडक्शन ऑफ दोज बैटरीज. तो नाउ दैट विल नॉट बी इनकर्ड. वो तो अब आपको इनकर नहीं करनी, तो इट इज ऑल्सो अवॉइडेबल. Purchase cost is also avoidable. Purchase cost is relevant. Variable cost and fixed manufacturing cost is also relevant. तो जब एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप डिसाइड करेंगे तो दोनों कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों अवॉइडेबल है दोनों डिसीजंस में. लेकिन रुकिएगा, आपको मैंने कहा आप पहले बैटरीज मैन्युफैक्चर करते थे, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी थी जो आपने किराए में ली हुई थी, जो आपने लीज में ली हुई थी, और आपका एग्रीमेंट है दैट आप आने वाले 10 साल तक लीज रेंट पे करोगे, आप यूज करो या ना करो. नाउ द पॉइंट इज व्हेन आई वांट टू डिसाइड दैट वेदर इट शुड बी इन सोर्स और आउटसोर्स, दैट लीज व्हिच यू हैव टू पे ऑन दैट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, दैट इज इररेलेवेंट, दैट इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि वो इनकर होगी, लीज रेंट देना पड़ेगा. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो लिख लीजिए, बड़े प्यार से लिखिए, मैंने बड़े इंपॉर्टेंटली बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है. टू आउटसोर्स और नॉट टू आउटसोर्स. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल गो अवे अगर आप इन सोर्स, अगर आप आउटसोर्स करते हैं, ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो गो अवे. तो मैंने लिखा जी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की दोनों अवॉइडेबल कॉस्ट है एंड दे आर रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. बट अगर आप इसको इन आउटसोर्स करते हैं, नॉट टू आउटसोर्स, स्टिल यू हैव टू पे नॉन कैंसलेशन लीज एंड दैट नॉन कैंसलेशन लीज कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, दैट हैज टू बी इररेलेवेंट. तो आपको बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं आज के लास्ट पॉइंट में आ गया हूं और उसका नाम है रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट. वैसे मैंने अपनी डिस्कशन में आपको बता भी दिया दैट विच कॉस्ट इज रेलेवेंट एंड विच कॉस्ट इज इररेलेवेंट, बट ऑफिशियली क्योंकि मैंने इनको अलग अलग लिखा है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार इसको भी बता दूं. आप लास्ट दो कॉस्ट लिख लें, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट. रेलेवेंट कॉस्ट का वैसे नाम है डिसीजन मेकिंग कॉस्ट. ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन मेकर को बड़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी पड़ती है बिफोर टेकिंग डिसीजंस. जैसे अवॉइडेबल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर इररेलेवेंट कॉस्ट. ऐसे ही बड़े सारे एग्जांपल्स मैं अभी और दूंगा. बिकॉज फॉर अ डिसीजन मेकर you have to see that whether that cost is relevant or irrelevant, because if it is relevant then you have to take into account, if that is irrelevant then not to take into account, and then only you have to give the recommendation. So my dear friends, you should be aware of what is the meaning of relevant and irrelevant, and for that I will be giving you 2 or 3 examples just to give a flavor that how you can say that this is relevant or this is irrelevant. मैंने आपके लिए एक बात और लिखी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट while taking decisions. आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आप माने या ना माने, मैं तो मानता हूं, शुड ओनली टेक रेलेवेंट कॉस्ट while taking decisions. मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड ओनली कंसिडर रेलेवेंट कॉस्ट. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. रेलेवेंट कॉस्ट के आप एग्जांपल्स भी लिख दें, अवॉइडेबल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ये सारे के सारे रेलेवेंट कॉस्ट के मटके में आ रहे हैं. इररेलेवेंट कॉस्ट के मटके में लिख दीजिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट
संक कॉस्ट, संक का मतलब होता है डूबी हुई कॉस्ट। डूबी हुई का मतलब है जो भूतकाल में कभी इनकर की थी, अब डिसीजन ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना मिलने वाली है, वो हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपने पास्ट टेंस में लिया था, आपने इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट ऑलरेडी पे कर दिया था, अब आप बनाएं या ना बनाएं आपको डिपॉजिट नहीं मिलने वाला, वो तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। इट इज नॉट द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड, इट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, इट इज इररेलेवेंट, इट इज डूबी हुई कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज संक कॉस्ट। ठीक है जी, तो मैंने इन सभी बातों को बताने के लिए लास्ट पॉइंट बस बताना है जो मेरे को बताना है कि भाई रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑलरेडी बता चुका हूं, बट 2-3 मिनट आप देखें। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, जो आप पे थोपी नहीं जाती, जो आपकी मर्जी पे डिपेंड करती है कि हम ये करें या ना करें, क्योंकि जब आप करेंगे तो कुछ बेनिफिट भी होगा। बट ऐसी कॉस्ट जो आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करती, जो होगी, आप कुछ कहें, आप प्रपोजल 1 लें और यू गो फॉर 2 or you go for 3 or any option you take or you don't take any option, you have to incur that. It is irrelevant cost. You are getting my point? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं। सपोजिंगली एक बात पहले लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा और आज की लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अ कॉस्ट विच इज रेलेवेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, अ कॉस्ट विच इज रेलेवेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम or event will be irrelevant after that event. लिख लीजिए दोस्त, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि सपोजिंगली मैं भूपेश आनंद हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में पटेल नगर में रहता हूं। आई रिक्वायर 1 कंप्यूटर पार्ट। मेरे कंप्यूटर में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ गई और मुझे एक कंप्यूटर पार्ट परचेज करना है, तो बिकॉज कंप्यूटर पार्ट परचेज करना है तो मैं पटेल नगर की एक कंप्यूटर शॉप में गया और उस कंप्यूटर शॉप से मैंने वो पूछा कि भाई ये पार्ट कितने का है, तो उस कंप्यूटर शॉप वाले ने बोला कि दिस कॉस्ट यू $2000 और रुपीस। मैंने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, बताऊँगा आपको। मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा रेट ज़्यादा बता रहा है, वाई नॉट टू ट्राई होलसेल मार्केट जहाँ पर इसकी मार्केट है। अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि मुझे लगा कि इसकी मार्केट नेहरू प्लेस में है भी, मैं पटेल नगर रहता हूँ लेकिन इसकी मार्केट है नेहरू प्लेस में, और किसी ने बताया भी कि नेहरू प्लेस में कंप्यूटर पार्ट्स मिलते हैं और वो थोड़े सस्ते मिलते हैं, 15-20% का डिफरेंस होता है लोकल मार्केट एज कम्पेयर टू नेहरू प्लेस मार्केट। तो मेरे पास टाइम था, अभी अभी मैंने कोर्स खत्म किया था, टाइम इज नॉट की फैक्टर। तो मैंने क्या किया, मैं नेहरू प्लेस जाने की सोच रहा था, तो मैं हूँ कौन, भूपेश आनंद। पटेल नगर में उसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज, बट आई वॉन्ट टू गो टू नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस पटेल नगर से काफ़ी डिस्टेंस में है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, और ये भी मान के चल रहा हूँ कि $50 या 50 रुपीज़ विल बी द कन्वेंस जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। अब मैं अगर नेहरू प्लेस जाऊँगा तो 50 रुपये लगेंगे। अच्छा, नेहरू प्लेस जाने के बाद मुझे आना भी तो है, तो आने के भी 50 रुपये लगेंगे। इसका मतलब नेहरू प्लेस आना और जाना 100 रुपीज़ लगने वाले। मैंने क्या किया, मन पक्का करके मैं चला गया नेहरू प्लेस और 50 रुपये मैंने खर्च किए, और यहाँ पर शॉप ओनर से मैंने पूछा कि भाई ये पार्ट कितने का है। उसने मुझे वो पार्ट बोला कि 1800 रुपये का है। जो पार्ट मुझे पटेल नगर 2000 रुपीज का मिल रहा था, सेम पार्ट, सेम मैन्युफैक्चरर, आई एम गेटिंग एट 1800 इन नेहरू प्लेस। अब मुझे एक चीज बताइए, आप जब कॉस्ट को कंपेयर करेंगे,
वेदर यू शुड कंपेयर 1800 विद 2000 और वेदर यू शुड कंपेयर 1900 विद 2000। आप किसको कंपेयर करेंगे? कंप्यूटर पार्ट 1800 रुपए का है, जो 1800 नेहरू प्लेस में मिल रहा है और 2000 का पटेल नगर मार्केट में मिल रहा है। बट नेहरू प्लेस जाने के लिए 50 रुपए लगेंगे और 50 रुपए आने के लिए भी लगेंगे, तो 1800 प्लस 100 1900 रुपए को मैंने 2000 से कंपेयर करना चाहिए या 1800 वर्सेस 2000 कंपेयर करना चाहिए? मेरी बात आप समझ रहे हैं बेटे? मैं कहूंगा यू विल कंपेयर 1900 विद 2000, सो इट मीन्स 1900 इज रेलेवेंट कॉस्ट and 2000 is irrelevant cost. मेरी बात आप समझ रहे हैं? This is relevant cost and this is irrelevant cost. Oh sorry, 1800 is irrelevant cost. मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूं कि मैं नेहरू प्लेस पहुंच गया और वहां जाकर शॉपकीपर से पूछा, शॉपकीपर कहता है 2000 रुपीज का ही है। मेरा मुंह छोटा सा हो गया यार। मैंने कहा एक तो 50 रुपये खर्च कर दिए, अब यहाँ पहुँचा, टाइम की बात नहीं कर रहे, और ये भी 2000 कह रहा है, इससे अच्छा पटेल नगर में क्यों नहीं ले लिया? मैंने उसको कहा प्लीज़ यार थोड़ा सा कम कर दो, इतनी दूर से आया हूँ, मैंने नेहरू प्लेस का सुना है, आपका सुना है, ऐसे 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 ऐसे। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो 20 रुपये कम दे दो। इसका मतलब वो मुझे 1980 रुपीज़ में देने को कह रहा है, जो मुझको 2000 में, जो 2000 में मेरे को पटेल नगर मार्केट से मिल रहा था, वही चीज आज मुझे यहां पर 1980 रुपीज में मिल रही है। अब मुझे एक चीज बताइए, वेदर आई शुड कंपेयर 2000 विद 1980 और वेदर आई शुड कंपेयर 2000 विद 2030। अब एक बच्चे को जैसे ही मैंने बोला ना 2030, वो हैरान हो गए 2030 कहाँ से आया? बेटे यही तो बात बताने वाला हूँ कि एक हादसा होने के बाद जो कॉस्ट रेलेवेंट थी वही कॉस्ट इररेलेवेंट बन गई। आप जब पटेल नगर में बैठे हैं, अभी नेहरू प्लेस गए नहीं, तो आप कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं 1900 वर्सेस 2000, क्योंकि अभी 50 रुपए जाने के, 50 रुपए आने के और 1800 रुपए टोटल 1900 is to be compared with 2000, that is Patel Nagar cost, because you have not incurred any amount, so that is total is relevant. But एक बार आप नेहरू प्लेस पहुंच गए, 50 रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद आपको पता चला कि वो 2000 की मिल रही है, तो क्या ये 50 रुपए वापस आने वाले हैं? क्या ये रेलेवेंट होने चाहिए कि आप नेहरू प्लेस से लें या पटेल नगर से लें? नहीं। अब जो खर्चा करना है नेहरू प्लेस पहुंचने के बाद, जो 50 रुपीज पहले रेलेवेंट थे, नाउ दे आर इररेलेवेंट, बिकॉज आप नेहरू प्लेस से लें या पटेल नगर से लें, वो आपको अब 50 रुपए वापस नहीं मिलने वाले, या दोनों में सेम ही रहेंगे, ऐसा मान के चलिए। इट मीन्स आप अपना टेंट लेके नहीं गए, रात को नेहरू प्लेस नहीं रुकना, आपको वापस भी आना है, तो 1980 रुपये तो उसको देने पड़ेंगे, प्लस अभी 50 रुपये और इनकर करने हैं, तो 1980 प्लस 50 हो गए 2030 रुपये। इसका मतलब अगर आप नेहरू प्लेस से लेते हैं तो 2030 रुपये की रेलेवेंट कॉस्ट है, और पटेल नगर से लेते हैं तो $2000 की 2000 रुपये की रेलेवेंट कॉस्ट है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पहले मैंने डिसाइड किया था पटेल नगर में मैं जाऊं तो इतने, नहीं जाऊं तो इतने। नेहरू प्लेस पहुंच गया तो कॉस्ट का नेचर बदल गया, जो पहले रेलेवेंट थी वो अब इररेलेवेंट हो गई। तो व्हाइल टेकिंग डिसीजंस, जब भी आप डिसीजंस लेंगे, whenever you want to take a decision, always follow those 3 steps and always take relevant cost while taking decision making. Do not include irrelevant cost. तो बेटे आज मैंने ये सारी कॉस्ट जो बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलेंगे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।